गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, कक्षा 7 के मैथ का चैप्टर फर्स्ट हम लोग आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। चैप्टर 1 में हम लोग बारी बारी से हर एक चीज को देखेंगे। शुरुआत करेंगे बेसिक से, और आज हम योग के अंतर्गत समृद्ध, योग के अंतर्गत समृद्ध ये क्या होता है इसको समझने वाले हैं, है ना। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को पूरा समझ में आएगा। ये एकदम आसान चीज है, एकदम बेसिक चीज है। योग के अंतर्गत समृद्ध। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़ या एडिशन। योग मतलब जोड़ होता है। चलिए, दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होती है। दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरा संख्या। जैसे 1 क्या है? पूर्ण संख्या। 5 क्या है? पूर्ण संख्या। 100 क्या है? पूर्ण संख्या। 10.1 क्या पूर्ण संख्या है? 15.61 पूर्ण संख्या है? 3/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं, है ना। पूर्ण संख्या का मतलब हुआ पूरा संख्या, जो हम गिनती में हम गिन सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके ये जो संख्या है क्या होगी? ये पूर्ण संख्या, या इसको पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। क्या समझ गए? तो योग के अंतर्गत समृद्ध का क्या मतलब हुआ कि जब दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो तीसरा जो संख्या हमें आता है जोड़ने के बाद, वो भी क्या होगा? एक पूर्ण संख्या ही होगा। इसी को योग का समृद्ध गुण कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? योग का समृद्ध गुण कहते हैं। योग का समृद्ध गुण। अब समझ के देखिए, यहाँ पे उदाहरण के लिए 5 एक पूर्ण संख्या है और 9 एक पूर्ण संख्या है। ये दोनों एक पूर्ण संख्या है। अब इस दोनों पूर्ण संख्या को हम जोड़ रहे हैं, तो ये जो तीसरा संख्या आ रहा है वो 14 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। अब ये 14 क्या है? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? यह 14 भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण में देखिए, ये क्या है? -8 प्लस 5, -8 प्लस 5 ये कितने के बराबर है? -3 के बराबर। अब बताइए, ये संख्या पूर्ण संख्या चाहे माइनस लगा हुआ रहे चाहे प्लस लगा हुआ रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। माइनस में भी एक पूर्ण संख्या है। -8 क्या है? एक पूर्ण संख्या है लेकिन माइनस में है। और ये क्या है? ये 5 भी एक पूर्ण संख्या है। अब इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो रिजल्ट कितना आ रहा है? -3। ये भी एक पूर्ण संख्या है। 3 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? 3 भी एक पूर्ण संख्या है। इससे साबित होता है कि योग के अंतर्गत समृद्ध गुण जो है ये यहाँ पे लागू हो रहा है कि नहीं है? मतलब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर तीसरा जो रिजल्ट आ रहा है मुझे, वो भी क्या आ रहा है? एक पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं योग का समृद्ध गुण। क्या बोलते हैं? योग का समृद्ध गुण बोलते हैं। अब देखिए, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध ये क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो व्यवकलन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है? घटाव। घटाव मतलब किसी संख्या से किसी अन्य संख्या को घटा देना। व्यवकलन मतलब क्या होता है? व्यवकलन मतलब क्या होता है? घटाव। घटाव होता है। तो दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन अर्थात घटाव, दो पूर्ण संख्याओं का घटाव भी हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, और इस गुण को व्यवकलन का समृद्ध गुण कहते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे योग के समृद्ध में देख रहे थे कि अगर कोई पूर्ण संख्या है, अगर किसी अन्य पूर्ण संख्या में उसको जोड़ते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है तीसरा, वो भी एक पूर्ण संख्या होता है। इसी तरह यहाँ पे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि पहला संख्या -10 है और इसमें से 3 को घटा रहे हैं। -10 है, इसमें से 3 को घटा रहे हैं। घटा रहे हैं ना। यहाँ पे -10 है और यहाँ पे -3 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया?
-13। अब देखिए ये जो पहली संख्या है ये -10 क्या पूर्ण संख्या है? ये जो -3 है क्या ये पूर्ण संख्या है ना? अब ये देखिए तीसरी संख्या जो आया है ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो ये समृद्ध का जो गुण होता है वो योग के केस में भी और घटाव के केस में भी, मतलब जोड़ के केस में भी ये समृद्ध का गुण यहाँ पे दिखता है मुझे, और ये जो घटाव है इस केस में भी हमको समृद्ध का गुण दिखता है। आ रहा है समझ में? चलिए अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं क्रम विनिमय का गुण। क्रम विनिमय का गुण है ना? क्रम का मतलब होता है, क्रम का क्या मतलब होता है? क्रम, जैसे कि यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो एक क्रम में बैठे हुए हैं। क्या है? एक क्रम में बैठे हुए हैं। पहले स्टूडेंट्स 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ये एक क्या है? क्रम में बैठे हुए हैं। और विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। विनिमय का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज। अर्थात अगर हम पहली छात्रा को हम दूसरी छात्रा के सीट पे बैठा दें और जो दूसरी छात्रा है इसको पहली छात्रा के सीट पे बैठा दे, तो यही तो क्रम विनिमय हो गया, है कि नहीं? क्रम विनिमय मतलब जो एक स्थान पे है और जो दूसरे स्थान पे है दोनों का क्रम बदल दिए। मतलब जो सादिया जिस जगह पे है वहां पे राबिया को बैठा दिए और जहां पे राबिया बैठी है वहां पे सादिया को बैठा दिए, तो यही हो गया क्रम विनिमय। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे पहली जो संख्या है यहाँ पे क्या है? पहले 3 है, बीच में क्या है? जोड़ है, और बाद में क्या है? 5 है। ठीक है, पहला क्रम पे क्या है? 3, दूसरा क्रम पे 5। ये कितने के बराबर है? 8 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, ये जो 5 है दूसरे स्थान पे इसको हम हटा के पहले स्थान पर लाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किए, ये जो 5 दूसरे स्थान पे था इसको पहले स्थान पे ला दिए, और जो पहले स्थान पर 3 था इसको हटा के दूसरे स्थान पे ला दिए, और बीच में जो जोड़ का चिन्ह है ये ज्यों का त्यों है। क्या? तो देखिए 3 को जोड़े हैं 5 में तो ये 8 के बराबर हुआ। अब हम यहाँ पे क्रम विनिमय करके 5 + 3 कर दिए, मतलब दोनों का जो आपस में स्थान था उसको हम बदल दिए, बाकी चीज को सेम रहने दिए। तो यहाँ पे 3 + 5 बराबर 8 हो रहा है। यहाँ पे देखिए तो 5 + 3 बराबर 8 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम योग के लिए लागू होता है। क्रम विनिमय का नियम योग के लिए लागू होता है, लेकिन यह क्रम विनिमय का गुण घटाव के लिए या व्यवकलन के लिए लागू नहीं होता है। हम अगले उदाहरण में देख रहे हैं, यहाँ पे अगला उदाहरण हम लिए हैं और अभी हम इसको समझाते हैं कि ये जोड़ के लिए तो है कि क्रम विनिमय का गुण संभव है, लेकिन ये घटाव अर्थात व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय का गुण संभव है कि नहीं है वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए यहाँ पे पहली संख्या पहले स्थान पे 10 और बीच में माइनस है, और दूसरे स्थान पे कितना है? 3 है। पहले स्थान पे 10 और दूसरे स्थान पे 3 है, तो 10 में से 3 गया तो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरे स्थान पर 3 है उसको हम पहला स्थान पर लिख दिए, मतलब क्या किए? इसका जगह को बदल दिए, आपस में इसके जगह को बदल दिए, आपस में इसके क्रम को बदल दिए हम। तो जो 3 दूसरे नंबर पर था उसको हम 3 को पहले नंबर पे ला दिए, बीच में माइनस यहाँ भी है, बीच में माइनस यहाँ भी रखे, और जो पहले नंबर पे 10 था उसको हम दूसरे नंबर पे ला दिए। तो 10 में से 3 बराबर 7 हुआ। क्या 3 में से 10 जाने पे 7 बचेगा? नहीं बचेगा। तो क्या क्रम विनिमय का गुण घटाव पे लागू हो रहा है? नहीं हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे पहले जगह पे 50, दूसरे जगह पे 30। अब क्या करेंगे, ये 30 को हम पहले जगह पे ला रहे हैं, पहले स्थान पे ला रहे हैं, और 50 को दूसरी जगह पे ला रहे हैं, और माइनस दोनों जगह पे सेम का सेम है। तो 50 में से 30 किया तो कितना बचा? 20। अब यहाँ पे क्रम विनिमय के बाद देखिए 30 में से 50 गया तो कितना बचेगा?
तो क्या बराबर है? नहीं। तो क्रम विनिमय का गुण योग पर तो लागू होता है, लेकिन घटाव पे क्रम विनिमय का गुण लागू नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज जो भी आपको पढ़ाए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है कि नहीं? चलिए, धन्यवाद।